हर किसी का पढ़ाई करने का कुछ ना कुछ एम तो होता ही है। जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सरकारी अधिकारी बनना चाहता है तो कोई बिजनेस खोलना चाहता है, तो कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। बात करें सरकारी अधिकारी मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की, तो उसमें भी अलग अलग लेवल होता है। सबसे पहले तो आपको कौन सा सरकारी अधिकारी बनना है यह पता होना चाहिए। जब आपको यह पता हो तो यह पता होना चाहिए कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है या आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, ये अक्सर कई सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है। और वो सभी स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट करने वाले होते हैं, जो इसके बारे में कुछ नहीं जान रहे होते हैं, वो इस तरीके से सवाल करते ही हैं और जवाब भी ढूंढ रहे होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी देती हूँ। सबसे पहला सवाल होता है कि आईएएस क्या है। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। यह ऑल इंडिया सर्विस के लिस्ट में आते हैं। सबसे पहले अब ये क्या होता है आप जान लीजिए। ऑल इंडिया सर्विस, जिसे अखिल भारतीय सेवा कहते हैं, इसमें 3 सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है कि आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो भी कैंडिडेट चुने जाएंगे उनकी पोस्टिंग भारत में कहीं पर भी हो सकती है और उनको काम करना होगा। मतलब कि इनकी पोस्टिंग स्टेट लेवल में भी हो सकती है, इनकी पोस्टिंग यूटी लेवल पर भी हो सकती है और इनकी पोस्टिंग केंद्र सरकार के अधीन अलग अलग मंत्रालयों में भी हो सकती है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो देखनी है वह देखना है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इसका सिलेबस क्या होता है। जब आप इसका सिलेबस देख लेंगे तो उसके बाद आपको बुक लिस्ट देखनी है। सिलेबस और बुक लिस्ट ये दोनों ही टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया गया है। सिलेबस और बुक लिस्ट देखने के बाद अब आपको यह जानना होगा कि आखिर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब यहाँ पर इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपकी जो एज है वह 21 हो जानी चाहिए, लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही बता दूं कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो यहाँ पर आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वह है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगी कि ग्रेजुएशन में आपने चाहे जो सब्जेक्ट लिया हो, आप सभी लोग आईएएस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि आईएएस बनने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आईएएस बनने के लिए आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। हर साल यूपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम कराया जाता है। उसमें एक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में कई अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जिनमें एक सर्विस है आईएएस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगर आप चाहते हैं कि आपको आईएएस ऑफिसर ही बनना है तो आप टॉप 50 रैंक लेकर के आइए, ताकि आपके ज़्यादा निश्चित हो जाता है कि आप आईएएस ऑफिसर ही बनेंगे। इसके अलावा आप टॉप 90, टॉप 100 या टॉप 200 में भी आते हैं तो भी आपको मौका मिल सकता है, लेकिन ये आपके कैटेगरी पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आखिर इसका फॉर्म कब आता है। जनरली यह होता है कि यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम का फॉर्म फरवरी में आता है और आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर हमेशा चेक करते रहना होगा। फरवरी माह में आप अक्सर चेक करते रहें, आपको यूपीएससी सीएससी का यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होना है या फिर फॉर्म कब भरना है। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको यूपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएगी। मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया, अब एग्जाम कब होता है, कितने स्टेज में कंप्लीट होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सिविल सर्विस एग्जाम 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम जनरली यह होता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं उसके 3 से 4 महीने के अंदर हो जाता है। कभी कभी किसी वजह से यह लेट भी हो सकता है। जब आप प्रीलिम्स एग्जाम में पास हो जाएंगे उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना है। जब आप मेंस एग्जाम में पास हो जाएंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा।
यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के नंबर टोटल नंबर के साथ नहीं जोड़े जाते हैं। इसमें केवल पास होना होता है और इसमें पास इसलिए होना होता है ताकि आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकें। जब आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके जो नंबर हैं और इंटरव्यू में जो नंबर मिलते हैं, दोनों नंबर को जोड़ा जाता है और उसके बाद आपकी रैंक बनती है। मतलब यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपकी रैंकिंग क्या थी। प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड सारी जानकारी अलग से वीडियो में दी गई है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जोड़ दिया गया है। जब आप फाइनली एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको लगभग 15-20 दिन के अंदर आपको कॉल लेटर मिलता है ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए। सवाल होता है कि आखिर कॉल लेटर कैसे मिलता है, तो जनरली आपको ईमेल के माध्यम से कॉल लेटर मिल जाता है। उसमें आपको कैसे आना है, कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ें लेकर के आनी है, सभी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप जिस ईयर एग्ज़ाम को पास किए हैं उसी ईयर में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन देना होगा कि आप ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। अगर आप उसी साल ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं तो इस बात की भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी उत्तराखंड मसूरी में होती है, जहां पर आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी। 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद फिर आपको पोस्टिंग दी जाती है। IAS ऑफिसर्स को किस तरीके से पोस्टिंग दी जाती है, पहली पोस्टिंग क्या होती है, उनको किस प्रकार से काम करना होता है, क्या पावर्स मिलती हैं, यह सभी जानकारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से दी जा चुकी है। आप हमारे चैनल पर यह सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही एक सवाल और होता है कि IAS बनने के लिए आखिर कितना समय देना होता है। तो आपको बताना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है, कभी कभी 2 साल भी लग जाता है। जब आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेते हैं, उनकी किताबें पढ़ लेते हैं और लगभग आपकी तैयारी हो जाती है, उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। कभी भी आप ऐसा नहीं करें कि आपने तैयारी अच्छे से नहीं की, 1-2 महीना केवल कुछ किताबें पढ़ी और आपको लगता है कि चलिए देखते हैं कि आखिर एग्ज़ाम कैसा होता है। ऐसा सोचकर एग्ज़ाम कभी नहीं दें, क्योंकि UPSC CSE में जनरल, OBC, SC ST और विकलांगों के हिसाब से अलग अलग अटेम्प्ट हैं। अगर आपने अपने अटेम्प्ट गंवा दिए तो फिर आप चाहे कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, उसके बाद आप UPSC CSE का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार करना, 1 से 1.5 साल 2 साल का समय लेकर, उसके बाद ही UPSC CSE का एग्ज़ाम दें, ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में UPSC CSE क्रैक कर लें।